नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तानाशाही रवैये, उनके अहंकार और स्पीकर ओम बिरला के तानाशाही रुख में पिछले 10 सालों की अपेक्षा कोई परिवर्तन आया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता। और दूसरी बात, ईडी जिस तरह से बेनकाब हो रही है, इसे भी आज हम अपने विश्लेषण में रखेंगे और आपको बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों, चुनाव जीतने के हथकंडों के तहत ही केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेलों में रखा गया। आज हेमंत सोरेन रिहा हो गए। 31 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और आज 28 जून को रिहा किया। लगभग 5 महीने जेल में रहे। उनके ऊपर आरोप था कि 8.5 एकड़ जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई है और हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जिस समय हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग किया है हेमंत सोरेन ने। और चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ जो कहा था कि हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है हेमंत सोरेन ने, बेनामी संपत्तियों के पहाड़ जमा कर रखा है हेमंत सोरेन ने। लेकिन आज मोदी की भी पोल खुल गई और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भी पोल खुल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें लगता है कि झूठ बोलने का पहाड़ खड़ा कर रखा है इन्होंने खुद ही। और जिस तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग करते हैं, एक न एक दिन उसका खुलासा हो जाता है और पता चल जाता है इस देश को कि नरेंद्र मोदी कितना स्वार्थी, कितना अहंकारी और कितना तानाशाह है। आज संसद में जो कुछ हुआ वो भी चौंकाने वाला है। राहुल गांधी नीट घपले पर बोल रहे थे, एकाएक उनका माइक बंद कर दिया गया और कैमरा भी उनके ऊपर से हटा करके ओम बिरला के ऊपर कैमरे का फोकस कर दिया गया। पिछले 10 सालों में जिस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में तानाशाही चलती रही है, मोदी की मर्जी चलती रही है और मोदी के इशारे पर स्पीकर कठपुतली की तरह सदन को चलाता रहा है। ठीक वही नज़ारा 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने के लिए मिल रहा है। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, उसके सांसदों के संख्या बल में जो कमी हुई है, इससे नरेंद्र मोदी कुछ सबक लेंगे और अपनी गलतियों का सुधार करेंगे। लेकिन यह मानना सब व्यर्थ था। अब जो सामने आ रहा है, अभी कल से ही कल राष्ट्रपति का अभिभाषण था धन्यवाद प्रस्ताव पर, और आज से जब संसद चलना शुरू हुआ तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का माइक बंद कर दिया गया, उनका मुंह बंद कर दिया गया और लोकसभा में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। तो क्या यह अघोषित इमरजेंसी नहीं है? और अघोषित इमरजेंसी जो पिछले 10 सालों से चल रही है, या कहीं घोषित इमरजेंसी
इंदिरा गांधी की 1975 में लागू की गई इमरजेंसी से ज़्यादा घातक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अघोषित इमरजेंसी से लोकतंत्र और संविधान को कितना खतरा हो रहा है और कितना नुकसान हो चुका है, इसकी भरपाई कैसे होगी, यह सवाल आसानी से उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कहते हैं, जो कुछ बोलते हैं, वैसा नहीं होता बल्कि उसका उलट होता है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें कि हमें पूरब दिशा में जाना है तो समझ लीजिए कि वो पश्चिम या उत्तर या दक्षिण दिशा में जाने वाले हैं। इनकी लोकप्रियता में कमी भी इसीलिए हो रही है। और राहुल गांधी जो कि भारत के आकाश में एक सूर्य की तरह अवतरित हुए हैं, वह ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। उनका सूरज का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और नरेंद्र मोदी के जीवन का सूरज अस्ताचल की तरफ बढ़ चुका है और शाम होने वाली है, रात भी हो जाएगी। मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साम दाम दंड भेद, सीबीआई, ईडी, आईटी या गलत तौर तरीकों, असंवैधानिक तौर तरीकों से सत्ता में बने रहना चाहते हैं लंबे समय तक, जब तक कि भारत विकसित राष्ट्र न हो जाए। और इसके लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी नेता का माइक बंद कर सकते हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पहले की अपेक्षा ज़्यादा ताकतवर, प्रखर प्रवक्ता हो चुके हैं। अगर उन्हें बोलने दिया जाता तो हो सकता है कि नायडू और नीतीश को सरकार गिराने की जरूरत नहीं पड़ती। वे अपनी वाणी और अपने भाषण से ही नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा घोटाला सामने रखते देश के, जो कि उनके लिए अभिशाप साबित होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला के बीच कौन सी केमिस्ट्री पक रही है, किस तरह से ओम बिरला मोदी के इशारे पर संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और संसद में संसदीय परंपराओं का ह्रास कर रहे हैं और विपक्ष का मुंह बंद कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही संसद में कभी नहीं देखी गई थी। यह तानाशाही पिछले 5 वर्षों से भी है। 2014 और 2014 से लेकर 19 तक ऐसी तानाशाही नहीं थी, क्योंकि उस समय सावित्री महाजन लोकसभा अध्यक्ष थी और नरेंद्र मोदी के इशारों पर नहीं चलती थी, बल्कि जो सदन की परंपरा है, जो सदन की मर्यादा है, उसके आधार पर चलती थी। और इसीलिए उन्हें पार्टी से निष्कासित तो नहीं किया गया, लेकिन निष्कासित करने से ज़्यादा दंड भोग रही हैं सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन को लोकसभा चुनाव में टिकट तक नहीं दी गई और वह अपने घरों तक सीमित रह गई। 2019 में ओम बिरला को लाया जाता है और जिस ठसक के साथ इन्होंने सांसदों का निलंबन किया या सांसदों को बर्खास्त किया, वह किसी से छुपा नहीं है। संसदीय परंपरा के इतिहास में इतनी बड़ी मात्रा में अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक निलंबन और बर्खास्तगी कभी नहीं हुई है और वही सब फिर से शुरू किया गया है। और जैसे ही आज दोनों सदन चलने शुरू हुए, वैसे ही उसका नमूना पेश कर दिया ओम बिरला ने और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में
जो गतिविधियां उत्पन्न करा रहे हैं, क्या इससे इनकी सत्ता बची रह जाएगी? क्या असंवैधानिक गतिविधियों के जरिए अपनी सत्ता को बरकरार रखेंगे? कतई नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार भी नरेंद्र मोदी से खफा हो गए हैं और शुरू से ही वह ऐसा प्रकट कर रहे हैं, मौन व्रत धारण करके नरेंद्र मोदी से दूरी बना करके जिस तरह से सियासत को अंजाम दे रहे हैं, उसका भी खुलासा कल और आज में हो गया। और जब अश्विनी चौबे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, ने मुंह खोल दिया कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी और उनका मुख्यमंत्री बनेगा, अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया जाएगा। और यह उनका बयान पूरे बिहार में लोगों को झकझोर रहा है, चौंका रहा है। और नीतीश कुमार किसी भी क्षण एनडीए सरकार, मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कितना कमज़ोर है। अब गई, तब गई, कब गिरी, इस कगार पर खड़ी है। इसके बावजूद इनके अंदर वही ठसक है जो 2014 और 2019 के लोकसभा में थी। कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ और कोई बदलाव होने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। इस बार विपक्ष शक्तिशाली है। राहुल गांधी चमत्कारिक रूप से अपनी सियासती कद को बढ़ा चुके हैं और संख्या बल भी विपक्ष का ज़्यादा है। तो नरेंद्र मोदी की तानाशाही क्या लोकसभा, राज्यसभा में पहले जैसे ही चलेगी? कतई नहीं चलेगी। इस बार आर पार की लड़ाई होगी और नरेंद्र मोदी को बैक फुट पर आना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। अभी विपक्ष देख रहा है कि पिछली गतिविधियों को, पिछले कारनामों को, पिछले असंवैधानिक कृत्यों को किस रूप में नरेंद्र मोदी, ओम बिरला और जगदीप धनखड़ लागू करते हैं वर्तमान संसद अधिवेशन के समय। नजर लगाए हुए है और जैसे ही उसे लगेगा कि हमला करना है तो हमलावर मूड में इंडिया गठबंधन के नेता आ जाएंगे और फिर नरेंद्र मोदी को भागने पर जमीन नहीं मिलेगी। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए हैं और जिस तरह से 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र में, झारखंड में, हरियाणा में, कुछ समय पहले एनसीपी के नेता, जो एनसीपी टूट गई है, उसके नेता छगन भुजबल ने कहा था कि महाराष्ट्र में हुई बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी की एक वजह यह भी है कि हेमंत सोरेन को बेवजह गिरफ्तार किया गया है और यहाँ का आदिवासी समाज एक मुश्त महाविकास अघाड़ी को वोट दिया है, क्योंकि हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। इसी तरह से झारखंड में भी आवाज उठ रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद अगर उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव में भी बड़ी हार होगी। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी का ईडी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं ले गया हेमंत सोरेन का केस, वरना उसके पास ऑप्शन था। अगर सच्चाई एक रत्ती भर भी होती कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया है, हजारों करोड़ रुपए बनाया है हेमंत सोरेन ने,
तो निश्चित रूप से ईडी सुप्रीम कोर्ट का रुख आज ही करती, उसी तरह से जैसे केजरीवाल छोटी अदालत से रिहा होते हैं, वहाँ की जज न्यायमूर्ति न्याय बिंदु ने जो आदेश दिया, जो फैसला सुनाया, उसके तुरंत बाद ईडी सक्रिय हो गई और हाई कोर्ट पहुंच गई। लेकिन हाई कोर्ट में भी जिस तरह से, जिस मुस्तैदी से केस को स्वीकार किया, बगैर किसी डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट तो बने भी नहीं थे जमानत के, और उसी समय पहुंच गई थी, तो हमें लगता है कि पूरे सिस्टम को ही नरेंद्र मोदी ने प्रभावित किया है। छोटी अदालतों को तो प्रभावित किया ही है, हाई कोर्ट तक उनकी गिद्ध दृष्टि पहुंच गई है और हाई कोर्ट तक उनके इशारे पर चल रहे हैं। यही गुजरात में देखा गया और यही दिल्ली में देखा जा रहा है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला था, केजरीवाल के पक्ष में उनकी जमानत होने वाली थी, वैसे ही सीबीआई पहुंच जाती है तिहाड़ जेल में और गिरफ्तार कर लेती है अरविंद केजरीवाल। तो नरेंद्र मोदी की सीबीआई और ईडी का खुलासा हो रहा है, उनके चाल चरित्र चेहरे का भंडाफोड़ हो रहा है। हेमंत सोरेन के मामले में भी हुआ, केजरीवाल के मामले में भी हुआ और अन्य तमाम मामलों में हुआ कि कोई केस बनता ही नहीं था, जबरन केस बनाया गया और वह भरभरा करके गिर गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने झारखंड में कहा था, ईडी ने सिर्फ 3% लोगों, 3% राजनेताओं को गिरफ्तार किया है। इतना बड़ा झूठ आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बोला होगा, जितना बड़ा झूठ प्रधानमंत्री आए दिन बोलते रहते हैं। हकीकत यह है कि जितने केस हुए हैं उसमें से 90% केस राजनेताओं पर हुए हैं और उन्हें अपराधी, आर्थिक अपराधी बता करके उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए हैं और उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और तमाम अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इनके कृत्यों का खुलासा हो रहा है और इनकी लोकप्रियता घट रही है, अभी भी इन्होंने नहीं चेता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जो डिस्टेंस था वह खत्म हो गया है और राहुल गांधी अब कहीं आगे निकल चुके हैं लोकप्रियता के मामले में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने झूठ, जुमले और सीबीआई, ईडी, आईटी के आतंक, साम दाम, दंड भेद, ऑपरेशन लोटस, तमाम कारणों से अप्रिय हो रहे हैं। जनता के बीच इनकी छीछा लेदर हो रही है और इनका जो एक कद्दावर स्वरूप था वह कम हो चुका है और घटता ही जा रहा है दिनों दिन। हमें देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कितना गिरते हैं और जब गिरने लगे हैं तो किस हद तक गिरेंगे और गिरते गिरते संविधान को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी और उनकी सबसे बड़ी संस्था आरएसएस भी नरेंद्र मोदी के साथ साथ बेनकाब हो रही है। जिस तरह से सिंगोल का मुद्दा उठाया गया संसद भवन में और सिंगोल को राजतंत्र के प्रतीक को महिमा मंडित करने का काम किया गया और संविधान की अवहेलना की गई, संविधान को चुनाव के दौरान बदल देने, खत्म कर देने की बात कही गई और इधर सिंगोल को महिमा मंडित किया जा रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में संविधान के प्रति सम्मान अभी भी नहीं है और कभी नहीं होगा, क्योंकि संविधान को आरएसएस ने, भगवा गैंग ने कभी नहीं पसंद किया, तिरंगे झंडे तक को कभी नहीं पसंद किया। जब संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो आरएसएस के तमाम पदाधिकारी कहा करते थे इसमें तो मनुस्मृति की कोई छाया ही नहीं है। संविधान के अंदर वो मनुस्मृति के कानून देखना चाहते थे और इसी वजह से संविधान की प्रतियां जलाई गई। यहाँ तक कि बाबा साहब के पुतले जलाए गए और तिरंगा झंडा भी जलाया गया था आरएसएस के द्वारा। और उसी आरएसएस से पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी और उसी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर नरेंद्र मोदी आज विद्यमान हैं। तो नरेंद्र मोदी जब आरएसएस की संतान है, आरएसएस जैसी संस्था कट्टर संस्था की देन है, प्रचारक भी रह चुके हैं 35-40 सालों तक, तो संविधान को क्यों मानेंगे। लेकिन देखिए, जब प्रधानमंत्री संसद भवन में पहुंचते हैं तो संविधान को सजदा करते हैं, संविधान पर माथा टेकते हैं, संविधान को उठा करके माथे पर लगा लेते हैं। यह तो इनका एक रूप रहा। और दूसरा रूप जो उनके मन में है वो ये है कि संविधान को ख़त्म करो, मनुस्मृति को लागू करो, लोकतंत्र को ख़त्म करो, हिंदू राष्ट्र बनाओ। तो इन्हीं दो विचारधाराओं के अंदर झूल रहे हैं नरेंद्र मोदी। और इनकी यही सोच, संविधान के खिलाफ सोच, लोकतंत्र के खिलाफ सोच, भारत की साझा संस्कृति के खिलाफ सोच इन्हें ले डूबेगी। और इनकी वास्तविकता का पता जब इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को अच्छी तरह से चल जाएगा कि इनकी नीयत क्या है, इनकी इच्छा क्या है, कि ये क्या चाहते हैं। और बहुत हद तक इनकी नीयत और इनकी इच्छा का पता ओबीसी, एससी, एसटी को चल भी गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव ने जिस तरह से संविधान के खिलाफ इन्होंने बात किया, जिस तरह से अयोध्या को बड़ा मुद्दा बना करके चुनाव एक तरफा जीतने की कोशिश की, उस कोशिश को ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाताओं ने खत्म कर दिया और प्रश्न चिन्ह लगा दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर। और बची खुची कसर संविधान ने पूरा कर दी। तो अब आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे, नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे और भारतीय जनता पार्टी के असली चाल चरित्र चेहरे को इस देश की बहुसंख्यक जनता समझ रही है। और जिस दिन पूरी तरह से समझ जाएगी उस दिन भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, रसातल में चली जाएगी, भारत मुक्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।